वेलकम फ्रेंड्स, क्रैक यूपी एग्ज़ाम्स यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। देखिए फ्रेंड्स, जो आज की हमारी क्लास है उसमें हम आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन कराएंगे और सभी क्वेश्चन एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप सभी क्वेश्चन को ध्यान से सुनिएगा और साथ में आप सभी फैक्ट को भी ध्यान से सुनिएगा। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। और क्लास को स्टार्ट करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और साथ में बेल आइकॉन पर भी क्लिक कीजिए, जिससे कि आपको हमारी सभी वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। तो देखिए फ्रेंड्स, आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि बांग्लादेश का राष्ट्रीय खेल क्या है। और आपको जो है इनमें से राइट आंसर बताना है कि बांग्लादेश का राष्ट्रीय खेल क्या है, क्रिकेट, कबड्डी, फुटबॉल या तीरंदाजी। तो जो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, कबड्डी। ठीक है, कबड्डी जो है बांग्लादेश का राष्ट्रीय खेल है। क्रिकेट जो है वो ऑस्ट्रेलिया का है, फुटबॉल जो है वो फ्रांस का है और तीरंदाजी जो है वो भूटान का है। इसके साथ साथ आप जो है इनके खिलाड़ियों की संख्या भी याद कीजिएगा कि इसमें क्या है, क्रिकेट में 11, कबड्डी में 7 और फुटबॉल में 11 खिलाड़ी हैं। तो चलिए देखिए अगला क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, ऊपरी मनेर बांध किस राज्य में स्थित है। एक बार आप सोचिएगा और आंसर दीजिएगा, फिर देखिएगा आपका जो आंसर है वो राइट है या रॉन्ग है। 4 ऑप्शन है आपके सामने, उनमें से आपको एक आंसर बताना है। ऊपरी मनेर बांध, देखिए ऊपरी मनेर बांध जो है वो है ऑप्शन नंबर सी, तेलंगाना। तेलंगाना के अंदर ऊपरी मनेर बांध है। तेलंगाना से एक क्वेश्चन और बनता है, ज़्यादातर आजकल एग्जाम्स में आ रहा है कि तेलंगाना की स्थापना कब हुई थी। वो हुई थी 2 जून 2014। 2 जून 2014 में तेलंगाना की स्थापना हुई थी। देखिए तेलंगाना की स्थापना होने के बाद जो भारत है उसमें कितने राज्य हो गए थे, 29 राज्य हो गए थे। लेकिन आपको याद होगा 5 अगस्त 2019, ठीक है, धारा 370 हटाई गई थी दोबारा से, फिर कितने राज्य हो गए थे, 28। और जो जम्मू कश्मीर है वो विधानसभा वाला राज्य बना दिया गया था। 3 राज्य जो हैं, सॉरी, विधानसभा वाला केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया था। पहले राज्य था लेकिन धारा 370 हटाने के बाद उसको लद्दाख बिना विधानसभा वाला और जम्मू कश्मीर विधानसभा वाला राज्य बना दिया गया था। फिलहाल भारत के अंदर जो है 3 केंद्र शासित प्रदेश जो हैं विधानसभा वाले हैं। याद रखना है, सिर्फ 3 ही ऐसे केंद्र शासित प्रदेश हैं जिनके अंदर मुख्यमंत्री बनता है। कौन कौन से हैं, दिल्ली, पांडुचेरी और जम्मू कश्मीर। इन तीनों के अंदर विधानसभाएं हैं। ठीक है, बाकी यूटी जो है उनमें क्या होता है, विधानसभाएं नहीं है। और यहाँ की जो तेलंगाना है, यहाँ के लोकसभा की सीटें हैं 17, राज्यसभा की 7 सीटें हैं। मुख्यमंत्री है के चंद्रशेखर राव और राज्यपाल जो है वो फीमेल है, तमिलसाई सौंदरराजन। तो इतने फैक्ट बहुत हैं इस, बाकी आपको हम जो है कराते रहेंगे सभी क्वेश्चंस। ब्राज़ील की मुद्रा देखिए क्या है, ब्राज़ील की मुद्रा। मेरे ऑप्शन बताने से पहले एक बार आप खुद आइडिया लगा कर देखिएगा आपका आंसर सही है या नहीं, और कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। तो जो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, रियाल, रियाल। और ब्राज़ील की जो कैपिटल है वो है ब्रुसिलिया। ठीक है, इसकी राजधानी ब्रुसिलिया। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 है कि विश्व का सबसे बड़ा गुंबद कहाँ स्थित है। विश्व का सबसे बड़ा गुंबद, तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, बीजापुर। ठीक है, बीजापुर में क्या है, सबसे बड़ा विश्व का गुंबद है। इस टाइप के क्वेश्चन जो है, स्टैटिक टाइप के क्वेश्चन हर एक एग्जाम्स में आजकल सबसे ज़्यादा आ रहे हैं। ठीक है, तो क्लास को आप ध्यान से देखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5। एकमात्र भारतीय प्रधानमंत्री जो अपने कार्यकाल के दौरान कभी संसद नहीं गए। ठीक, ऐसे प्रधानमंत्री का नाम बताना है जो किसी भी संसद के अंदर नहीं गए, चाहे वो लोकसभा हो या राज्यसभा हो। ठीक है, 3 संसद जो है भारत के अंदर हैं अनुच्छेद 79 में। ठीक है, और संसद के कितने अंग होते हैं, 3 अंग होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा और आपका राष्ट्रपति। ठीक है, तो ऐसे प्रधानमंत्री जो हैं कौन है जो संसद के अंदर नहीं गए। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, चौधरी चरण सिंह, चौधरी चरण सिंह। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 क्या है कि कौन सी मिट्टी कपास के उत्पादन के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी है। कौन सी मिट्टी कपास के उत्पादन के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी है। तो जो ऑप्शन है वो है काली मिट्टी, पीली मिट्टी, लेटराइट मिट्टी या जलोढ़ मिट्टी। तो जो इसका राइट आंसर है वो आप सभी ने इसका आंसर कर ही दिया होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए है काली मिट्टी। देखिए कपास के लिए सबसे ज़्यादा उपयुक्त मिट्टी है काली मिट्टी, और काली मिट्टी को अन्य किस नाम से जाना जाता है, वो जाना जाता है रेगोर मिट्टी।
रेगूर मिट्टी, ठीक है, रेमूर नहीं है, रेगूर है, रेगूर, ठीक, रेगूर मिट्टी। समय जुताई वाली मिट्टी भी इसको बोलते हैं, क्योंकि इस मिट्टी में क्या होता है ना, नमी के बाद क्या होता है, दरारें पड़ जाती हैं, ठीक। काली मिट्टी में जैसे ही नमी, बारिश पड़ने के बाद नमी हुई और उसके बाद जैसे नमी खत्म हुई तो इसमें मिट्टी में क्या होती है, अपने आप ही दरारें पड़ जाती हैं। तो इस वजह से इसको समय जुताई वाली मिट्टी भी कहते हैं। और काली मिट्टी जो है सबसे ज़्यादा आपको महाराष्ट्र में देखने को मिलेगी। देखिए पीली मिट्टी क्या है, एक्चुअली लाल मिट्टी में थोड़े से पीली मिट्टी के गुण मिलते हैं। जो लाल मिट्टी है वो लाल पीले रंग की होती है, और सबसे ज़्यादा लगभग आंध्र प्रदेश में आपको लाल मिट्टी देखने को मिलेगी। सबसे ज़्यादा अगर इसमें लाल मिट्टी में बात आ जाए कि कौन सी खेती होती है, तो तंबाकू की खेती एक तरह से लाल मिट्टी में सबसे ज़्यादा होती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7, निम्न में से कौन सा बिजली का चालक नहीं है, ठीक है। तो आपको बताना है निम्न में से, इनमें से कौन सा बिजली का चालक नहीं है, कॉपर, एल्यूमिनियम, जल या टंगस्टन। तो जो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, टंगस्टन। टंगस्टन जो है वो चालक नहीं है, ठीक है। और टंगस्टन से एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि बल्ब के फिलामेंट में कौन सी धातु होती है। तो बल्ब के फिलामेंट में जो अंदर बल्ब के अंदर होता है उसमें टंगस्टन धातु होती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8, किस पदार्थ में केवल एक तत्व होता है, किस पदार्थ में केवल एक तत्व होता है। तो देखिए इसका आंसर बताइए आप। चलिए इसका आंसर देखिए, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, हीरा। हीरे के अंदर केवल एक तत्व होता है। देखिए एक्चुअली तत्व क्या होता है, तत्व होता है जैसे Na, यानी कि खाली मैंने लिख दिया Na सोडियम, तो ये क्या है, तत्व है। मैंने C लिख दिया कार्बन, ठीक है, मैंने लिख दिया H हाइड्रोजन, तो ये सब क्या है, तत्व। और तत्व से मिलकर के क्या बनते हैं, यौगिक बनते हैं। जैसे मान लो मैं Na के साथ Cl जोड़ दूँ तो ये क्या हो जाएगा, NaCl, ठीक है, तो ये क्या हुआ, यौगिक हुआ। H2O लिख दिया मैंने, तो ये क्या हुआ, यौगिक हुआ। इस टाइप से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बनते हैं कि निम्न में से कौन सा एक यौगिक है। आपको दे देगा वो सोडियम, हाइड्रोजन, फिर लिख देगा आपको जल, तो जल क्या है, यौगिक है, क्योंकि उसमें क्या है, H2 है और ऑक्सीजन है, ठीक है। जब वे दो मिलकर के बनते हैं, दो तत्व मिलकर के क्या बनाते हैं, यौगिक बनाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9, ग्राम पंचायतों की स्थापना किसने नहीं है, कौन से है, ठीक है। ग्राम पंचायतों की स्थापना कौन से अनुच्छेद के तहत की गई, अनुच्छेद 41, 40, 48 या 51, ठीक है। तो पॉलिटी का क्वेश्चन है, पॉलिटी में भी अनुच्छेद 40 जो है इसका राइट आंसर है। पहले तो मैं इसका आंसर ही आपको बताऊं, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 40। और अनुच्छेद 40 कौन से भाग के अंदर पड़ेगा, ये भाग 4 में आएगा, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, DPSP, ठीक है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। और देखिए राज्य के नीति निर्देशक तत्व क्या है, एक तरह से राज्य ने इसको हमको अधिकार दिए हुए हैं, जैसे मौलिक अधिकार दिए हुए हैं, तो मौलिक अधिकार में हम क्या कर सकते हैं, न्यायालय में जा सकते हैं। मौलिक अधिकार के लिए हम न्यायालय में जा सकते हैं, वो न्यायालय में परिवर्तनीय है, ठीक है। यानी कि अगर हमारे मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो हम न्यायालय में जा सकते हैं। लेकिन राज्य के नीति निर्देशक तत्व भी एक टाइप के अधिकारी हैं, लेकिन उसके लिए उसमें और इसमें फ़र्क क्या है, इसमें हम न्यायालय में नहीं जा सकते। और अनुच्छेद 40 जो है वो गांधीवादी सिद्धांत है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व में आपको 3 तरह के सिद्धांत देखने को मिलेंगे, गांधीवादी सिद्धांत, उदारवादी सिद्धांत और समाजवादी सिद्धांत। तो जो अनुच्छेद 40 है वो गांधीवादी सिद्धांत है, क्योंकि गांधी जी, वैसे तो विधानसभा की किसी भी बैठक के अंदर गांधी जी नहीं बैठे थे, लेकिन फिर भी उनकी जो विचारधाराएं थी उनको संविधान के अंदर लाया गया। जैसे 73वां संविधान संशोधन अगर आपने पढ़ा हो तो जो आपकी 11वीं अनुसूची है उसमें भी सारा का सारा 73 जो ग्राम पंचायतों का गठन है, ग्राम पंचायतों के बारे में बताया गया है। वो गांधी की ही विचारधारा थी कि ग्रामों में जो है एक ग्राम पंचायत का गठन हो, ठीक। उसके अलावा सूती वस्त्र उद्योग, जो कुटीर उद्योग थे, वो सब गांधीवादी सिद्धांत थे। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन देखिएगा फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 10, क्या है, निम्न में से कौन सा संचारी रोग है। संचारी का मतलब है कम्युनिकेबल डिसीज, यानी कि ऐसा रोग जो कम्युनिकेशन से फैले। तो वही आपसे कहना चाह रहा है कि निम्न में से कौन सा संचारी रोग है, कैंसर, मधुमेह, डिप्थीरिया या गठिया। मधुमेह जो है वो डायबिटीज़ होता है, ठीक है। तो जो इसका राइट आंसर है वो आप सोचिएगा, बताइएगा। चलिए इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, डिप्थीरिया, ठीक है। बैक्टीरिया के द्वारा होने वाली जो है बीमारी है डिप्थीरिया। और कैंसर देखिए, कैंसर में जो है वो कब मनाया जाता है, क्वेश्चन बनता है विश्व कैंसर दिवस, वो 4 फरवरी को, 4 फरवरी। और मधुमेह वो मनाया जाता है 14 नवंबर, 14 नवंबर।
मधुमेह देखिए डायबिटीज़ क्या होता है, इंसुलिन की कमी के कारण होता है। अग्नाशय के अंदर होते हैं बीटा सेल्स और बीटा सेल्स में इंसुलिन होता है, ठीक है। इंसुलिन की कमी के कारण क्या होता है, डायबिटीज़ होता है, ठीक है। जो है पाचन तंत्र में जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसमें हमने सब कुछ पढ़ाया हुआ है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के बीच कौन सी रेखा है। आंसर बताना है आपको। जो क्वेश्चन है वो है उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के बीच कौन सी रेखा है। डुरंड रेखा, मैकमोहन रेखा, 49वीं समांतर रेखा या 38वीं समांतर रेखा। तो देखिए फ्रेंड्स, इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, 38वीं समांतर रेखा। डुरंड रेखा आपको याद रखना है पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच है, भारत और पाकिस्तान का नहीं, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच है डुरंड रेखा। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच डुरंड रेखा, भारत और चाइना के बीच मैकमोहन रेखा। 38वीं जो समांतर रेखा है वो अमेरिका और कनाडा के बीच है, ठीक है। अमेरिका और कनाडा के बीच है 49वीं समांतर रेखा। 38वीं जो है वो उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के बीच है, ठीक है। और जो भारत पाकिस्तान के बीच है वो रेड क्लिफ है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 12, गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था। गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था, सारनाथ में, बोधगया में, लुम्बिनी में या कुशीनगर में। तो जो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, सारनाथ। सारनाथ में जो है पहला उपदेश दिया था इसने। और बोधगया में देखिए इसको क्या हुआ था, ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। और ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी, निरंजना नदी की या फल्गु नदी, ठीक है। निरंजना नदी या फल्गु नदी बोलते हैं। उसके पास जो है पीपल के पेड़ के नीचे गौतम बुद्ध को क्या हुआ था, ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। बोधगया जो है अभी बिहार में है, सारनाथ यूपी के अंदर है। और लुम्बिनी में क्या हुआ था, इसका जन्म हुआ था। और कुशीनगर में क्या हुई थी, गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई थी। लुम्बिनी नेपाल में है, ठीक है फ्रेंड्स। इतने फैक्ट जो है आपको याद रखना है। बाकी और भी गौतम बुद्ध के बारे में बहुत सारी जानकारियाँ हैं, वो हमने सब कुछ जो है क्लास में वैसे डिस्कस किया हुआ है। बाकी आपको जो है हम बता देंगे क्वेश्चन के माध्यम से। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 13 कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के सैनिक विद्रोह के दौरान भारत के गवर्नर जनरल थे। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के सैनिक विद्रोह के दौरान भारत के गवर्नर जनरल कौन थे। लॉर्ड एलनबोरो, लॉर्ड हॉर्डिंग, लॉर्ड बेंटिंग या लॉर्ड कैनिंग। तो जो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, लॉर्ड कैनिंग, ठीक है। जो सैनिक विद्रोह है वो बोला जाता है 1857 की क्रांति। सब नहीं सुनी होगी, पूरे हिस्ट्री के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट है 1857 की क्रांति के बारे में बात करें तो उसी को बोला जाता है सैनिक विद्रोह। ये ऐसे भी क्वेश्चन बन जाता है कि सैनिक विद्रोह किसको बोला जाता है, तो 1857 की क्रांति को, ठीक है। और उस समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे, लॉर्ड कैनिंग, ठीक है। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है आपको कमेंट में बताना है कि जब कांग्रेस की स्थापना हुई थी उस टाइम पे भारत के गवर्नर जनरल कौन थे, ठीक है। 1885 में जो कांग्रेस की स्थापना हुई थी उस टाइम पे कौन गवर्नर जनरल थे। चलिए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 14, जल में घुलनशील विटामिन कौन सी है। जल में घुलनशील विटामिन कौन सी है, बताइए इसका आंसर। तो जो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी। देखिए दो तरह की विटामिन होती है, एक तो जल में घुलनशील और एक वसा में घुलनशील। जो जल में घुलनशील है वो है बी और सी, और जो वसा में घुलनशील है उसको आप, एक ट्रिक है उससे याद रखिएगा, कीड़ा यानी कि KEDA, कीड़ा से आप याद रखिए वसा में घुलनशील विटामिन, ठीक है। KEDA ये क्या होती है वसा में, और जल में बी और सी। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, तालकटोरा स्टेडियम कहाँ पर है। तालकटोरा स्टेडियम कहाँ है, मुंबई में, दिल्ली में, चेन्नई में या बिहार में। तालकटोरा स्टेडियम आपको बताना है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी। जैसे इसकी ट्रिक मैंने बताई हुई है कि शिवाजी इंदिरा जो कटोरा लेकर के कहाँ खड़े हुए हैं, दिल्ली में। शिवाजी स्टेडियम, इंदिरा गांधी स्टेडियम और तालकटोरा स्टेडियम, तीनों स्टेडियम कहाँ हैं, दिल्ली के अंदर हैं। तो ये जो है हमारे 15 क्वेश्चन थे। तो फ्रेंड्स आप जो है हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपसे कितने क्वेश्चन सही हुए हैं, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। अगली ऐसी वीडियो जो है आपको मैं अलग अलग टॉपिक वाइज दूंगा, कभी पॉलिटी की, कभी हिस्ट्री की, तो कभी स्टैटिक जीके की। क्लास को देखने के लिए धन्यवाद।